वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे, दो आर्टिकल है भाई। एक तो है 10 जून से और दूसरा है 11 जून से। दोनों में बात एक ही करी गई है, तो एक को डिस्कस कर लेते हैं तो दोनों का आपको पता लग जाएगा। हेडिंग क्या है? स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स वीकन डेमोक्रेसी। द सेंट्रल गवर्नमेंट डिज़ाइन इन वेस्ट बंगाल सर्व टू अंडरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म। मतलब क्या है कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है वेस्ट बंगाल में, वो संघवाद के खिलाफ है। अब पहले समझो संघवाद क्या है। फेडरलिज्म, भारत में कुछ स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज़ है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हम केंद्र की सरकार है, जो आजकल मोदी की सरकार है, और हर एक स्टेट में कुछ बीजेपी की भी सरकारें हैं और अपोजिशन पार्टीज़ की भी सरकारें हैं। तो फेडरलिज्म क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम करे, यानी एक दूसरे के खिलाफ काम ना करे, साथ में मिलकर काम करे। कुछ टॉपिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीज़न लेगी, जो टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है उन पे स्टेट गवर्नमेंट डिसीज़न लेगी। इसलिए होती है सेंट्रल लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। और जो काम ऐसे हैं जिनमें दोनों गवर्नमेंट का हाथ है, उनको ही कहते हैं हम कंकरेंस लिस्ट। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है। जिन सब्जेक्ट्स पे काम स्टेट को करना है वो स्टेट लिस्ट में है, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना है जिन सब्जेक्ट्स पे, वो कहाँ है? सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में है। और एक कॉन्करेंस लिस्ट है जहाँ पे दोनों की जुरिडिक्शन है। ठीक है भाई। अब हम इसमें देखते हैं कि संघवाद को कैसे हानि पहुंच रही है। फेडरलिज्म का रियल मीनिंग ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और एक दूसरे के फील्ड में एंटर ना करे, यानी जो टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है उस पर स्टेट गवर्नमेंट ही काम करे, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें दखल अंदाजी ना करे। जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कौन से कार्य होते हैं? हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है भाई, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारे स्टेट लिस्ट में आते हैं। अब आप देख सकते हो पिछले 1 साल के अंदर इन टॉपिक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट की लड़ाई हुई है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर रीच कर रहा है पावर स्टेट गवर्नमेंट की। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स है उनको कर्टेल कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रोक रहा है। तो ये फेडरलिज्म के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। पहले तो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। अब समझिए कि वेस्ट बंगाल के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की, यानी टीएमसी की, जो ममता बनर्जी की सरकार है, उसकी पावर्स को कम कर रहा है, वो समझेंगे अभी। क्या होता है, दो टॉपिक है यहाँ पर। एक तो है चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल के बारे में, और दूसरा है एक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कहाँ पे? नराड़ा स्टिंग ऑपरेशन। अब पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ क्या हुआ है, कुछ तृणमूल कांग्रेस कौन सी है? जो ममता बनर्जी की पार्टी है, जो इस टाइम वेस्ट बंगाल में जीती है। तृणमूल कांग्रेस के कुछ लीडर्स को सीबीआई ने अरेस्ट किया है। अब सीबीआई समझो पहले क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये भाई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो दिल्ली पुलिस की एक सेल के तरीके से आप देख सकते हो इसको। ये दिल्ली पुलिस का ही एक हिस्सा है। स्पेशल सेल बनाई गई है कुछ स्पेशल केसेस के लिए। तो सीबीआई ने क्या किया है, जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है वो कौन है? जगदीप धनखड़। उन्होंने अलाउ कर दिया है सीबीआई को कि वो यहाँ पर क्या कर सके? प्रोसिक्यूशन कर सके। जो टीएमसी के पुराने लीडर जो फंस चुके हैं इस स्टिंग ऑपरेशन में। ऐसा हुआ था, नराड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ था 2014 में, और इसमें पता लगा था कि कुछ तृणमूल कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं जो पैसा लेते हुए पकड़े गए थे, ब्राइब्स यानी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। तो ये जब 2016 में वहाँ पर वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ, तब ये वीडियो सामने आई थी नराड़ा स्टिंग ऑपरेशन की। लेकिन फिर इलेक्शन के बाद सब कुछ दब जाता है भाई। ये आम बात होती है। जो मेन टॉपिक होते हैं वो इलेक्शन के टाइम पे उठते हैं। जैसे हमेशा यूपी में अयोध्या का टॉपिक इलेक्शन के टाइम पे उठता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ टॉपिक होते हैं जो इलेक्शन के समय पे ही सरकार को याद आते हैं। तो ये जो नराड़ा स्टिंग ऑपरेशन होता है इन लीडर्स के खिलाफ़, उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जगदीप धनखड़ ने अलाउ कर दिया सीबीआई को। अब बात ये नहीं है कि क्या ये अलाउ कर सकता है या नहीं, बात यह है कि टाइमिंग देखो कैसी है। अभी अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन ख़त्म हुए हैं
और जगदीप धनखड़ ने एकदम इन्वेस्टिगेशन को कह दिया। अब समझिए दिक्कत क्या है। जो गवर्नर होता है वो किसके अंडर होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है। एक स्टेट है, एक स्टेट में एक तो होती है सीएम और एक होता है क्या, गवर्नर। जो सीएम है वो पार्टीज़ इलेक्शन लड़के आती है और किसी एक पार्टी का सीएम बनता है, लेकिन जो गवर्नर होता है, गवर्नर उस पार्टी का होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पार्टी का गवर्नर होता है हर एक स्टेट में। जैसे कि आप देखिए इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, बीजेपी है, तो बीजेपी हर एक स्टेट में गवर्नर लगाती है, ठीक है। कौन चेंज करेगी, बीजेपी गवर्नर चेंज करेगी। तो जो गवर्नर्स है स्टेट्स के वो बीजेपी के अंडर काम कर रहे हैं इस टाइम। लेकिन जो सीएम है, जैसे वेस्ट बंगाल का केस लीजिए, सीएम कौन है, ममता बनर्जी, वो कौन सी है, टीएमसी की पार्टी की। तो एक किस्म से यहाँ पर तो टीएमसी राज कर रही है सीएम के तौर पर, और जो गवर्नर है वो बीजेपी का है। तो इन दोनों में आपस में टसल रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को एक मोहरे की तरह यूज़ करेगा, किसके खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ। तो यही यहाँ पर हुआ है। जगदीप धनखड़ जो एक गवर्नर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चूज़ कर रखा है, उसने सीबीआई को अलाउ कर दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब एक और बात समझिए, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसने इन्वेस्टिगेशन के लिए अलाउ कर दिया। एक तो टाइमिंग का इशू है कि इस समय पे क्यों किया, इलेक्शन के बाद ही क्यों किया, क्योंकि वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी की सरकार, वो ममता बनर्जी को बदनाम करना चाह रही है पूरे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे फेडरलिज्म को ब्रीच कर रहे हैं। कैसे, कुछ लीडर्स जो टीएमसी के यहाँ पर फ्रॉड में पाए गए थे उनके खिलाफ तो क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है पूरी, लेकिन जो दो बंदे थे, ये इनके नाम आपको याद नहीं करने, बस ये समझना है कि ये दो बंदे भी टीएमसी में ही होते थे उस टाइम जब फ्रॉड हुआ, लेकिन अब ये दोनों बीजेपी में आ चुके हैं। तो इन दोनों का नाम जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें से हटा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी पेश हो रही है यहाँ पर केस के अंदर, ठीक है। जो टीएमसी के लीडर्स हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो बीजेपी में जा चुके हैं उनके ऊपर कोई केस नहीं। तो ये देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई जो सेंट्रल एजेंसी है उसको यूज़ करके कहाँ पहुँच रही है, स्टेट में, वेस्ट बंगाल में, और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब आगे देखिए, दूसरा जो कंट्रोवर्सी चली है वो है भाई हमारी चीफ सेक्रेटरी के ऊपर। पहले ये समझिए, ये स्टेट होती है, स्टेट के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो होते हैं सीएम हो गए, कोई मिनिस्टर हो गया, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो गया, ऐसे मिनिस्टर होते हैं, ये होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। लेकिन एक होती है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या है, जो जैसे नेता है कोई, तो नेता सारे डिसीजन लेता है, जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कोई पॉलिसी निकाल दी, लेकिन उस पॉलिसी को तैयार कौन करता है, उस पॉलिसी को तैयार करते हैं आईएएस ऑफिसर हो गए जो उसको एडवाइस देंगे। पॉलिसी को फ्रेमवर्क करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, कोई नई पॉलिसी बनानी है तो पहले आईएएस बैठ के डिस्कस करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो फिर वो पॉलिसी फ्रेम करेंगे, फिर वो इस नेता को बताएंगे जो पार्टी का नेता है कि भाई हमने ऐसे ऐसे इस पॉलिसी को फ्रेम किया है, फिर वो आगे इंप्लीमेंट करेगा इसको। तो जो आईएएस ऑफिसर है उनको ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं। तो इस तरीके से स्टेट के अंदर काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, वो किसके अंडर होते हैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। हर एक स्टेट में कुछ आईएएस ऑफिसर होते हैं। अब समझिए, जो आईएएस ऑफिसर है उसको ही कहते हैं हम क्या, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी एक स्टेट के अंदर काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट होएगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट पे क्या होएगा, कुछ ना कुछ डीएम होएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो क्या होता है एक आईएएस ऑफिसर। और ऐसे ही सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होएगा, लेकिन पूरी स्टेट के लिए जो सारे आईएएस ऑफिसर्स को कंट्रोल करेगा उसको ही हम क्या कहते हैं, चीफ सेक्रेटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये लाइफ बीत जाती है पता नहीं लगता चीफ सेक्रेटरी कौन है। जो एक स्टेट के अंदर जितने भी डीएम हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, चीफ सेक्रेटरी। तो ममता बनर्जी जो टीएमसी की हेड है उसके साथ कौन था, हमारा चीफ सेक्रेटरी था, जिसका नाम क्या था भाई, अल्पनन बंदोपाध्याय। तो क्या होता है आपको इतना समझना है, जब यास साइक्लोन आया, इससे एक और क्वेश्चन तैयार होता है, यास साइक्लोन कहाँ आया, तो जो हमारा इंडिया का वेस्टर्न हिस्सा है, वेस्टर्न हिस्से पे इंडिया के, यहाँ पर कोई वेस्ट बंगाल पड़ता है, ये अगर इंडिया का मैप आप देखो ऐसे, तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, यहाँ उड़ीसा है, तो इस साइड पे क्या है, यास साइक्लोन आया। तो यास साइक्लोन जब आया मई के महीने में, तो फिर पीएम मोदी ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें वेस्ट बंगाल की सीएम यानी ममता बनर्जी को और चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया गया। लेकिन क्या होता है, मोदी ने जब मीटिंग बुलाई तो वो मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं दोनों, सीएम और चीफ सेक्रेटरी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ से मीटिंग में से निकल के चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें लोकल
वर्क देखना है जाके, यानी कहाँ कहाँ पे साइक्लोन से इम्पैक्ट हुआ है। यानी क्रक्स में बात इतनी है, पीएम ने एक मीटिंग बुलाई थी ये देखने के लिए कि भाई यास साइक्लोन में क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। तो वहाँ पर सीएम भी पहुँचा था और चीफ सेक्रेटरी भी, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद ही निकल गए वहाँ से। तो देखो, वेस्ट बंगाल सीएम के ख़िलाफ़ तो कुछ कर नहीं सकता मोदी, तो उसने क्या किया है, ब्यूरोक्रेसी को यूज़ करते हुए जो अल्पन बंदोपाध्याय है, ये जो चीफ सेक्रेटरी था वेस्ट बंगाल का, इसको कह दिया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आ जाओ। अब ये समझिए ये क्या होता है। इसके लिए एक वर्ड यूज़ करूँगा मैं आपके लिए, अगर इस वाले उसमें भी मैं आपको दिखा दूँ, जो ये वाला न्यूज़पेपर है इसमें भी लिख रखा है ऑफिसर ऑन डेपुटेशन। ये रहा डेपुटेशन। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। जब आईएएस का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम कराती है। भाई बहुत सारी बातें बता रहा हूँ आज इस लेक्चर में, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब जाने आप। यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, आईएएस लगते हैं, आईपीएस लगते हैं, आईएफएस लगते हैं, ठीक है। तो उसमें जो आईएएस आते हैं वो जाते हैं कहाँ पर, वो उनको सिलेक्ट कौन करता है, यूपीएससी करता है। लेकिन उनकी जो शपथ दिलाई जाती है उनको एक किस्म से पूरी तरीके से फॉर्मलाइज़ कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कि आप आईएएस बन चुके हो। फिर ये आईएएस को क्या दी जाती है, स्टेट कैडरे दे दी जाती है कि आप किस स्टेट में जाकर काम करना चाहते हो। तो इस तरीके से आईएएस ऑफिसर स्टेट्स के अंडर, जैसे अपनी इंडिया की सारी स्टेट्स है, हर एक स्टेट के अंदर कुछ आईएएस ऑफिसर काम करते हैं। फिर उन आईएएस ऑफिसर को अगर उस स्टेट से हटाना है तो क्या होता है, एक वर्ड यूज़ होता है डेपुटेशन। तो क्या करते हैं, जो आईएएस ऑफिसर स्टेट के अंडर काम कर रहा है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्यकाल करने के लिए बुला लेते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, तो जो आईएएस ऑफिसर यहाँ काम कर रहा है उसको यहाँ से हटा के सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री में बुला लेंगे कि आपका काम यहाँ पर करना है आपको। तो इसको ही कहते हैं, इस आईएएस ऑफिसर को डेप्यूटेशन पे बुला लिया, कहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, तो इसको डेप्यूटेशन कहते हैं। तो हर एक स्टेट के अंदर आईएएस ऑफिसर होते हैं स्टेट कैडरे में, और उनमें से ही कुछ आईएएस ऑफिसर जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, होम मिनिस्ट्री के पास, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास, कि वहाँ पर वो आईएएस ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर सके। तो इसी तरीके से क्या हुआ था, जब एकदम से इन्हें दिखा कि भाई इस बंदे ने मीटिंग छोड़ के चला गया ये बंदा, तो मोदी ने क्या किया, इसको डेप्यूटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ बुला लिया। था कौन ये, चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल, लेकिन कह दिया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ डेपुटेशन पे आओ और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट करो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है ये वही है जो आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कराता है, DOPT, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो इस बात से हमें ये समझना है कि मोदी गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ लड़ाई करते हुए, एक किस्म से फेडरलिज्म को ब्रीच करते हुए, एक आईएएस ऑफिसर को क्या कह दिया कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के वहाँ हो, जैसे किसी और मिनिस्ट्री में आपको लगाएंगे केंद्र में लाकर। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि हम इन्हें नहीं जाने देंगे, हम नहीं चाहते कि ये जाए, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गलती की है। जब भी किसी ऑफिसर को डेप्यूटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ बुलाते हैं तो पहले उसे स्टेट की परमिशन लेनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने स्टेट से इस बारे में पूछा ही नहीं, बस ये कह दिया कि भाई इस ऑफिसर को डेप्यूटेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ भेज दो। तो पहला ब्रीच क्या है फेडरलिज्म का, कि जो प्रोटोकॉल है उसके अंडर मोदी को पूछना चाहिए था, किससे, स्टेट गवर्नमेंट से, यानी ममता बनर्जी से, कि क्या आप इस बंदे को सेंट्रल गवर्नमेंट के यहाँ डेप्यूटेशन पे भेजोगे, जैसा कि ममता बनर्जी ने मना किया था। तो इसने बंदे ने क्या किया, इसने रिज़ाइन कर दिया और ममता बनर्जी ने अगले दिन इसको अपना चीफ एडवाइज़र बना लिया। तो फिर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के किस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जेल हो सकती है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट यूज़ किया है, सेक्शन 51B ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये क्या होता है भाई, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी या स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किसी ऑफिसर को कोई गाइडलाइंस दी है, कुछ ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहा है, और अगर वो उस ऑर्डर को ब्रीच करता है, उसको ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, तो उसको जेल या फाइन दोनों हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सेक्शन यूज़ करते हुए कहा है कि जो अल्पन बंदोपाध्याय है, इसने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात ना मानते हुए डेप्यूटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं आए और रिज़ाइन कर दिया, तो आपको हम 100 केस नोटिस जारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप लिया है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। अब लास्ट में यहाँ पे कह रहे गवर्नर का क्या रोल है। इस पूरे में कहा गया है, सारे इसमें सेक्शन में, कि जब
हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गवर्नर जैसी पोस्ट को बनाया जा रहा था जो कि एक स्टेट में होगा, तो उस टाइम कहा गया था, कुछ क्रिटिक्स के द्वारा कहा गया था कि गवर्नर अगर सीएम किसी और पार्टी का हो, जैसे टीएमसी का है, और गवर्नर किसी और पार्टी का हो, तो आपस में लड़ाई ज़्यादा रहेगी और स्टेट काम कैसे करेगी। तो ये कंसर्न किसका था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स का था। लेकिन बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि एक गवर्नर को अपने आप को पार्टी का बंदा नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल समझना चाहिए खुद को, कि मैं लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो उसको अपने पार्टी का जो पार्टी की आड़ में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं सब कुछ, हर एक स्टेट में गवर्नर्स किसके अंडर काम कर रहे हैं? बस सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर नाच रहे हैं एक किस्म से। तो इस तरीके से ये भी फेडरलिज्म का ब्रीच है। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की ट्राई की। होप यू लाइक इट। और भाई शेयर कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।